नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बीजापुर में दोबारा से ब्लास्ट की खबर आ रही है और ये ब्लास्ट आईईडी के जरिए की गई है। फिलहाल ये जो ब्लास्ट हुआ है इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें एक जवान घायल हुआ है। फिलहाल इस बीजापुर में हुए एनकाउंटर के बाद इस वक्त सर्च ऑपरेशन सुरक्षा कर्मी चला रहे हैं और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसकी चपेट में एक सुरक्षा कर्मी आया है और वो घायल हुआ है। इससे पहले कल जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 22 जवान शहीद हुए थे, जबकि एक जवान लापता है। सीआरपीएफ के 8 और पुलिस के 14 जवान इस एनकाउंटर में शहीद हुए थे, जबकि 31 घायल जवान इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। और इस मुठभेड़ में 15 नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है और बताया जा रहा है कि 2 ट्रैक्टर के जरिए नक्सली अपने साथियों को वहां से लेकर चले गए। तो बीजापुर में हुए नक्सली हमले को लेकर जो अपडेट इस वक्त आ रही है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और ब्लास्ट हुआ है, ये आईईडी ब्लास्ट है और इस ब्लास्ट में एक सुरक्षा कर्मी के जख्मी होने की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक पुलिस की ओर से नहीं की गई है, ना ही सीआरपीएफ की तरफ से की गई है। वह बीजापुर नक्सली हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के जवानों ने देश के लिए बलिदान दिया है और ये बलिदान उनका व्यर्थ नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजापुर नक्सली हमले को लेकर कहा है कि ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सलियों के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा और हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आंकड़े का सवाल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। पश्चिम बंगाल के खानाकुल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने बंगाल में अराजकता फैलाई है। टीएमसी के गुंडे जनता को परेशान करते हैं। टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की हैं। उन्होंने कहा है कि अब वो दिन जाने वाले हैं। टीएमसी के गुंडे जो आम लोगों को प्रताड़ित करते थे, वो दिन अब जाने वाले हैं। बीजेपी बंगाल को अराजकता से मुक्त करवाएगी। बस 28 दिन बाकी हैं। जब 2 तारीख को परिणाम आएंगे तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। टीएमसी की विदाई होगी और जब दीदी की सरकार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये जो अराजकता बंगाल में फैली है उसे खत्म किया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि दीदी नहीं चाहती कि राम मंदिर बने और राम मंदिर बन रहा है। इससे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को काफी कष्ट हो रहा है। खानाकुल विधानसभा में टीएमसी के गुंडे यहां पर तमाम जनता को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। यहां तक कि मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, बंगाल की धरती ने आपको सांसद बनाया, आप केंद्र में मंत्री थी, भारत की संविधान की शपथ लेती थी। बंगाल की धरती ने आपको 10 वर्षों से मुख्यमंत्री बनाया, भारत का संविधान की शपथ लेकर के।
आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन टीएमसी के गुंडे बंगाल के अंदर भारत के आन-बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं निर्मम। हम लोग कहते थे ना पहले कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग कहते थे कि मंदिर कब बनेगा। अब तो अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। मंदिर अयोध्या में बन रहा है, देश की आस्था का सम्मान हुआ है, लेकिन ममता दीदी को कष्ट बंगाल में हो रहा है। हम लोग मुख्यमंत्री योगी ने सरकारी खरीद में होने वाले भ्रष्टाचार पर ब्रेक लगाया है। विभागीय खरीदारी में गुणवत्ता और पारदर्शिता को तरजीह दी गई है। विभागीय जो खरीदारी होती है उसमें क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रायोरिटी पर रखा है और विभागों ने 4 साल में 9,442 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की है। देश में जेम पोर्टल से ये सभी सरकारी खरीदारी में नंबर 1 उत्तर प्रदेश बना है। प्रदेश में जेम पोर्टल सहित सरकारी विभाग खरीदारी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश ने गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को पछाड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में सरकारी खरीद में होने वाले करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने इस मामले में गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा समेत कई राज्यों को न सिर्फ पीछे छोड़ा है बल्कि देश में सबसे ज्यादा जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद कर इतिहास भी रचा है। इसमें गुणवत्ता, पारदर्शिता, मितव्ययता को तरजीह दी गई है, जिस कारण विभाग ने 4 साल में 9,442 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है। तो जिस जेम पोर्टल से विभागों ने खरीदारी की है उसके कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। साल 2017-18 की बात करें तो 602 करोड़ की खरीदारी 2017-18 में की गई है। उसके बाद साल 2018-19 की बात करें तो 1674 करोड़ की खरीदारी 2018-19 में हुई है। 19-20 की बात करें तो 2401 करोड़ रुपए की खरीदारी इस दौरान हुई है। साल 2020-21 की बात करें तो 4,675 करोड़ की खरीदारी हुई है। ऐसे में कुल मिलाकर 4 साल के अगर आंकड़े को मिला लें तो ये 9,442 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी इस जेम पोर्टल के द्वारा की गई। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत भी किया। 2018 में यूपी को केंद्र सरकार ने बेस्ट बायर का अवार्ड दिया था। 2019 में यूपी को केंद्र सरकार ने सुपर बायर का अवार्ड दिया था। और चलिए आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों को पछाड़कर उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बना है। अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात ने इस दौरान 4,030 करोड़, दिल्ली 3,145 करोड़, मध्य प्रदेश 3,084 करोड़, महाराष्ट्र 2,545 करोड़, बिहार 1,992 और छत्तीसगढ़ 1,992 करोड़, उड़ीसा 1,261 करोड़, जम्मू कश्मीर 1,239 करोड़, आंध्र प्रदेश 1,129 करोड़, पंजाब 1,098 करोड़, चंडीगढ़ 921 करोड़, कर्नाटक 843 करोड़। उत्तर प्रदेश ने इन सभी राज्यों को पछाड़ा है और उत्तर प्रदेश ने कुल मिलाकर 9,442 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। चलिए बढ़ते आगे। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस कल पंजाब रवाना हो सकती है। ये बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश जेल में शिफ्ट करने के लिए कल उत्तर प्रदेश के पुलिस पंजाब रवाना हो सकती है। 6 अप्रैल को मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है। इस तरीके की जानकारी हमें सोर्सेस के मार्फत मिल रही है और बताया जा रहा है कि मुख्तार को लाने के दौरान जो सुरक्षा के इंतजाम होंगे वो काफी तगड़े होंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश मुख्तार अंसारी को लाया जाएगा और कल ही टीम रवाना होगी। हालांकि इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता और ना ही इसके बारे में पहले कुछ बताया जाएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को 6 तारीख को यानी 6 अप्रैल को लाया जा सकता है।
माफिया मुख्तार के एम्बुलेंस के मामले की अगर बात करें तो जो आरोपी है डॉक्टर अलका राय, उनसे पूछताछ आज हुई है। बाराबंकी की पुलिस ने मऊ जाकर उनसे पूछताछ की है और इस पूछताछ के बाद डॉक्टर अलका राय ने कहा है कि मैंने सभी सवालों का जवाब दिया। पूरा जो मामला है मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके बाद अलका राय का नाम सामने आया था। डॉक्टर अलका राय से पूछताछ के लिए आज बाराबंकी की पुलिस की टीम मऊ पहुंची थी, क्योंकि बाराबंकी में डॉक्टर अलका राय के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और इस पूछताछ के बाद डॉक्टर अलका राय ने कहा है कि मैंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं और एक वोटर आई कार्ड का उन्होंने जिक्र किया है जो उनको दिखाया गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि वोटर आईडी कार्ड उनका नहीं है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर डॉक्टर अलका राय ने कहा है कि मैं बेकसूर हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा और मुझे फंसाया जा रहा है। दस्तावेजों के आधार पे एक एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जो मीडिया के माध्यम से उपलब्ध हुआ कि वो पंजाब में एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी प्रयोग कर रहा है। इस तरीके से ये दोनों आदमी आपराधिक षड्यंत्र के अपराधी हुए और इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। इसमें एक टीम हमारी जो विवेचक निरीक्षक है उसके अधीन मऊ गई हुई है और वहाँ पे पूरी विवेचनात्मक कार्रवाई कर रही है। दूसरी टीम हमारी क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ के नेतृत्व में पंजाब गई है, वहाँ पे विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू करेगी। ये दोनों टीमें मिलकर के पूरे प्रकरण की जांच और गंभीर इन्वेस्टिगेशन करेंगी। ये किस तरीके से यूज हो रहा था एम्बुलेंस, किस तरीके से फेक डॉक्यूमेंट के आधार पे बना था और अभी तक चल रहा था, ये सारी पहलुओं की जांच की जाएगी। किन लोगों ने इसमें सहयोग किया था बनवाने में, कौन कौन से व्यक्ति थे और कौन से लोग थे जो आपराधिक षड्यंत्र करके इसको डॉक्यूमेंट्स को तैयार कराए थे। कहा है मुझे कि कोई नाम नहीं बताना। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं क्या वो आपके डॉक्यूमेंट हैं? उन्होंने कोई एक वोटर आईडी का मुझे प्रति दिखाया है, तो वो वोटर आईडी भी मेरी नहीं थी, लेकिन मेरा फ़ोटो उस पे लगा था और वो जो अटेस्टेशन का सिग्नेचर था वो भी मेरा नहीं था। जी जी। एक मिनट सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि विधायक नहीं, बिल्कुल कितने घंटे एक मुझे लगता है 2 घंटे रहे हैं लोग यार। अब आगे भी कुछ पूछताछ के लिए कुछ समय दिया उन्होंने या नहीं नहीं नहीं, आगे कुछ नहीं। अब वो अपना वापस गए हैं। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी वो फिर बाद में पता चलेगा। और रैयत से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सपा के एमएलसी कमलेश पाठक के घर पर आज बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जो यूपी सरकार का बुलडोजर है, अब की बार एमएलसी के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक के घर पर चला है। प्रशासन ने जनक दुलारी इंटर कॉलेज का 1/3 हिस्सा ढहा दिया है। ये जो कमलेश पाठक है वो दोहरे हत्याकांड का आरोपी है। समाजवादी पार्टी का पूर्व एमएलसी है कमलेश पाठक। एक वकील और उसकी बहन की गोली मारकर हत्या की गई थी और इस मामले में कमलेश पाठक आरोपी है और आज उसकी संपत्ति पर योगी शासन का बुलडोजर चला है। अगली खबर मथुरा से है, जहां पर एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का घोटाला किया है। जांच में दोषी भी पाए गए, लेकिन रसूख इतना कि आज भी वो एसीएमओ के पद पर तैनात हैं। जननी सुरक्षा योजना के तहत करोड़ों रुपए का इन्होंने घोटाला किया। तंबाकू नियंत्रण के प्रचार में गाड़ी चलवा कर करोड़ों का घोटाला किया। एक ही डॉक्टर की 4 साल तक 2 अस्पतालों में ड्यूटी दिखा दी गई और बाकायदा ड्यूटी दिखाकर उसका लाखों रुपए का वेतन भी निकासी किया गया। इतने सारे काम उन्होंने किए और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों का घोटाला किया, लेकिन रसूख देखिए कि आज भी वो अपने पद पर बने हैं। इस घोटाले में उनको दोषी भी पाया गया, जांच हुई, जांच में दोषी पाया गया, लेकिन उनकी छुट्टी उनके पद से नहीं हुई। आज भी वो एसीएमओ के पद पर तैनात हैं और कोरोना के काल में भी कई अहम जिम्मेदारी उनको दी गई। शासन स्तर पर जांच चल रही है। लखनऊ में जब उनकी जांच कंप्लीट हो जाएगी तब जैसा आदेश होगा, जैसी रिपोर्ट आएगी, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैम, मथुरा की जांच जो हुई थी, मथुरा से जो 3 डॉक्टरों की कमेटी ने जांच करी तो उसमें वो दोषी पाए गए थे। इसके बाद आगरा में जो जांच हुई थी, जो डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी के माध्यम से की गई थी, उसमें भी दोषी पाए गए थे। लेकिन दोषी पाए जाने, लगातार 2 बार दोषी पाए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई शासन स्तर से ही होनी है, तो हमें उसी की रिपोर्ट का इंतजार है। जांच के उपरांत इनको दोषी पाया था।
वो आख्या हमारे पास भेजी गई थी। उसके बाद माननीय विधायक जितेंद्र प्रसाद वर्मा जी, जो फतेहाबाद के विधायक हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई थी। वो शिकायत कमिश्नर साहब को दी गई। कमिश्नर साहब के यहाँ से हमारे पास भेजी गई। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने उसको जांच 3 लोगों के साथ में संपादित किया था। सारे साक्ष्य लेने में 3 से 4-5 महीने लग गए थे। उस जांच आख्या में डॉक्टर राजीव गुप्ता दोषी पाए गए थे और जांच आख्या 2 में जो सीएमओ के द्वारा दी गई थी उसमें भी दोषी मिले थे। ये दोनों की जांच की रिपोर्ट कंपाइल करके एक ही रिपोर्ट में उनको दोषी करार देते हुए शासन को भेज दिया गया था। जांच के उन्नाव में बीजेपी नेता समेत 300 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी नेता आनंद अवस्थी ने कोविड एक्ट का उल्लंघन किया है। बगैर इजाजत के ही जनसभा आयोजित कर दी गई और इसी के आरोप में बीजेपी नेता समेत 300 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिना परमिशन के यहां पर जनसभा का आयोजन किया गया था। जनसभा में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हुआ। बगैर मास्क के ही जनसभा में लोग शामिल हुए। इस जनसभा में आदर्श आचार संहिता की भी धज्जियां उड़ाई गई। पंचायत चुनाव के कारण यह जनसभा का आयोजन किया गया था, लेकिन इस दौरान न आदर्श आचार संहिता का ख्याल रखा गया, न ही कोविड के प्रोटोकॉल का ख्याल रखा गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता समेत 300 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आनंद अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम है जिनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है। अमेठी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। सीएचसी में लगी गाड़ी का ड्राइवर कोरोना की जांच कर रहा था। अमेठी में स्वास्थ्य विभाग की एक घोर लापरवाही सामने आई है और ये लापरवाही इस तरीके से है कि आप देखिए कि जो ड्राइवर है जिसकी सीएचसी में ड्यूटी लगी है वो कोरोना की जांच कर रहा है। कोविड किट पहनकर ड्राइवर से कोविड की जांच करवाई जा रही है। सीएचसी अधीक्षक प्रवीण कुमार अपने ड्राइवर से कोरोना की जांच करवा रहे हैं। जांच नहीं करने पर ड्राइवर को धमकी दी जाती है। ड्राइवर को धमकी दी जाती है, उसको निकाल दिया जाएगा। ये ड्राइवर कह रहा है यार उससे जांच करवाया जा रहा है। बगैर कोविड जांच के ही लोगों का नाम और नंबर भी लिखा जा रहा है। सीएमओ ने हालांकि इस मामले का संज्ञान लिया है और एक जांच टीम बनाकर इस मामले में जांच टीम का गठन कर इस पूरे प्रकरण की जांच करने को कहा गया है। अभी हमें व्हाट्सएप पर एक वीडियो देखने को मिला है जिसमें कि एक कोई जितेंद्र जायसवाल नाम का व्यक्ति जो है अपने को वाहन चालक बता रहा है और वो बता रहा है कि मुझसे जो है जबरन जांच कराई जा रही है। क्योंकि अभी मैं पूरी इस प्रकरण में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, मैंने इस तत्काल प्रभाव से अपने यहाँ के 2 वरिष्ठ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की टीम गठित की है। उन लोगों को निर्देशित किया है कि इसकी तत्काल जांच करके के हमें यथा स्थिति से वाकिफ कराएं और निश्चित रूप से बता दें ये गंभीर प्रकरण है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से गंभीर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और विभागीय कार्यवाही की जाएगी। किस सीएचसी का मामला है ये अमेठी सीएचसी का मामला आ रहा है। जैसा कि उन्होंने बता रहे हैं कि अमेठी सीएचसी का मामला है। इसको हमने संज्ञान में ले लिया है और हम निश्चित करेंगे और निश्चित ऐसा दंड मिलेगा कि जिसे उदाहरण बनेगा। ये अभी हमें व्हाट्सएप पर एक वीडियो देखने को मिला है जिसमें कि एक कोई जितेंद्र कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। हमारे शिक्षक जो है हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल के प्रवीण कुमार उपाध्याय, उनके कहने पे हम ये कर रहे थे और उन्होंने बोला कि नहीं करोगे तुम्हारी गाड़ी निकाल दी जाएगी। और जब से कोविड चालू हुआ तब से हमको हमारे ऊपर प्रेशर बना है और तब से ही हमको जांच करना पड़ रहा है। और गांव-गांव जो फील्ड में और यहाँ पे अस्पताल में जो कोविड जांच हो रही है एंटीजन की और RT-PCR की, इसमें लगभग 70% फर्जी है। सिर्फ नाम लिख लिया जा रहा है और जाँच हो ही नहीं रही। ऐसे हम 200 आदमी कम से कम खड़े कर सकते हैं गाँव में, जो कि जाँच हुई नहीं, खाली नाम लिख दिया गया है। और ऐसे में जो है कि एक बार हमारा भी फर्जी पास स्लिप निकाल देते। एक हमारे जानने वाले हैं, उनका जो है उनके परिवार का पूरा नाम लिख लिया गया था। पता नहीं कैसे उनका और उनके जो है बच्चे का दोनों का पॉजिटिव आ गया बिना जांच किए। तो जब उसने बोला जा रहा है अपने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं कंप्लेंट करने, तो अनिल सिंह ने जो है सीएमओ ऑफिस से नाम कटवा के उसका हमारा नाम और धीरा सिंह का नाम डलवा। रायबरेली में लालगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है।
ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। लालगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां पर ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने चोरों से असलाहा भी बरामद किया है। तो लालगंज पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरों और डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि इस इलाके में लगातार कई दिनों से डीजल चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। घर में घुसकर एक महिला पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला किया। हमलावर ने महिला पर 20 से ज्यादा वार किए। पड़ोसियों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो मुरादाबाद की घटना है जहां पर एक महिला पर जानलेवा हमला हुआ। महिला के घर पर बदमाश महिला के घर में दाखिल होते हैं और महिला पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया। हालांकि हमलावर को पड़ोसियों ने पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वॉशिंग मशीन बेचने के बहाने हमलावर घर में घुसा था। मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र के बरवालान मोहल्ले का ये मामला है। फिर बहाने से आया है, ये फ्रिज वाला था, फ्रिज ठीक करता है। घर में घुसा और घर में घुसने के बाद बोलने लगा, क्या कहते हैं, भाभी तुम्हारी फ्रिज वॉशिंग मशीन बिकवा दूंगा मैं, कोई आया हुआ है, तुम अंदर कमरे में चले आओ। वो अंदर कमरे में गई, इसने कुंडी लगा ली। फिर उसके साथ ये बदतमीजी करने लगा। फिर उसने शोर मचा तो इन्हें छुरी निकाल के उसके पेट में पूरा जिस्म छल्ली छल्ली कर दिया। अकेला ही था, काफ़ी लोग कोई साथ में नहीं था। जी वो ऐसा हुआ सर, हम मैं जा रहा था निकलता हुआ, तो जब मोहल्ले से मैं जा रहा था तो काफ़ी भीड़ जमा हुई। जब मैंने भीड़ को देखा, हम यार दोस्त भी थे साथ में, तो एक लेडीज़ आई, बोली काफ़ी भीड़ जमा हुई, तो वो बोली वो पता नहीं एक घर में चोर घुस गया। तो जब देखा मोहल्ले वाले जब सारे इकट्ठे हुए तो उनके साथ साथ हम तीनों भी चले गए। जब देखा तो चोर अंदर था, किवाड़ बंद थे, किवाड़ भी नहीं खुल पा रहे थे सर। जब देखा तो किवाड़ भी नहीं खुल पा रहे, तो लातों से तोड़ा किवाड़ों को। तो देखा तो वो चोटा कोने में था और छुरी पड़ी हुई थी। तो जब लेडीज़ को देखा तो वो खून में लथपथ हुई हुई थी। और ये वो बच्चे को कुछ नहीं किया, 5-6 महीने का बच्चा था, अल्लाह ने करम कर। तो लेडीज़ को छुरी मारी, कान बान सब कटे हुए उनके। के साथ चाकू मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। महिला को इस समय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। महिला से पूछताछ करने पर उसने ये बताया अभी कि कुछ दिन पूर्व इस व्यक्ति द्वारा उनके घर में जो फ्रिज है उसको ठीक किया गया था और उसमें कुछ खराबी थी। आज उसी प्रकरण में ठीक करने और साथ ही उनका जो वॉशिंग मशीन थी उसको बिकवाने के परिप्रेक्ष्य में आया हुआ था। उसकी जब इसने घर में एंट्री पाई तो इस महिला पर इसने कई चाकू से वार किए और मौके से जो पब्लिक थी इस व्यक्ति को पकड़ा और इस समय इसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पूछताछ की जा रही है और सभी तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई पूर्ण के साथ चाकू मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। अब पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। बाह इलाके में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। मैक्स और कार्स को भी यहां पर पुलिस ने जब्त किया है। इन्हीं 2 वाहनों से शराब की तस्करी होती थी। तो आगरा पुलिस को ये बड़ी कामयाबी आगरा के बाह इलाके में मिली है, जहां पर भारी मात्रा में अवैध शराब पुलिस ने बरामद किया है। इस दौरान 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है। इन गाड़ियों से यहां पर तस्करी किया जा रहा था। हालांकि जो तस्कर हैं वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए। तो ये बड़ी कामयाबी आगरा में बाह इलाके में पुलिस को मिली है, जहां पर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है।
इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं।